दोस्तों, हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा हुई और नाम सामने आया कि एक ऐसी शख्सियत का जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं भुला दिया गया था। ये थे कर्पूरी ठाकुर, बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने न केवल देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बल्कि अपने पॉलिटिकल करियर में बिहार के गरीबों की आवाज भी बनी थी। ये इनका हुनर ही था कि जिसे सीखकर कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स देश की राजनीति में कूदे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्हें ये गौरव मरणोपरांत हासिल हुआ, वो भी अपनी 100वीं जयंती पर। ऐसे में ये सवाल आता है कि आखिर इतना समय कैसे लग गया? आखिर वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके तहत किसी भी शख्स को भारत रत्न देने के लिए चुना जाता है? ये ऑनर दिया ही क्यों जाता है? भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आखिर क्यों है ये इतना स्पेशल? साल था 1954। देश को आजाद हुए 7 साल बीत चुके थे। इस संघर्ष में जहां अब तक कई वीर फ्रीडम फाइटर्स अपना योगदान दे चुके थे, वहीं उन्हें ऑनर करने के लिए कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड एग्जिस्टेंस में नहीं था। हालांकि वक्त वक्त पर उनके बलिदानों को याद जरूर किया जाता था और आम जनता के दिलों में उनके लिए काफी प्यार था। लेकिन जैसे ही हर डेमोक्रेटिक देश के पास अपने देश के लोगों के एक्सेप्शनल वर्क को ऑनर करने के लिए ऑनरी अवार्ड होता था, वैसे ही किसी ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड का प्रोसेस हमारे देश में नहीं था। ऐसे में जरूरी था कि भारत भी अपने देश के अनमोल रत्नों को उसी ऑनर से नवाजे जैसे कि एक विकसित डेमोक्रेटिक नेशन में होता था। शायद इसी सोच से भारत रत्न अवार्ड की भी नींव रखी गई और फिर वो दिन आया जब भारत के पहले राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस प्रेस्टिजियस अवार्ड का ऐलान कर दिया। 2 जनवरी 1954 ये वो तारीख थी जब देश, दुनिया और जन जन तक ये खबर पहुंची कि भारत भी अपने सबसे सम्मानित और सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को न केवल पुरस्कार बल्कि स्पेशल ट्रीटमेंट से भी नवाजेगा और इस अवार्ड का नाम होगा भारत रत्न अवार्ड। अपनी शुरुआत में ही इस अवार्ड के पहले हकदार बने सी राजगोपालाचारी, जो कि आजाद भारत के पहले गवर्नर थे और अपने कार्यकाल में कई ऐसे कामों को अंजाम दे चुके थे जो उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दर्शाता था। वो सी राजगोपालाचारी ही थे जिन्होंने एमएलए को रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने से रोका और उन्हें उनके इलेक्टेड एरिया में काम करने के लिए मोटिवेट किया। राष्ट्र के प्रति उनकी सपोर्टिव सर्विस और वर्क के लिए उन्हें भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा 1954 में ही पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी इस सम्मान से नवाजा गया। और इसी के साथ ये भी डिसाइड किया गया कि भाई भारत रत्न देने के आगे क्या बेसिस रखे जाएंगे। इसमें यह तय हुआ कि ये अवार्ड देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा और इसे देने के बेसिस आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस होंगे। हालांकि इसमें खेल शामिल नहीं था, लेकिन जब देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का नाम रोशन करने लगे, तब साल 2014 में स्पोर्ट्स को भी इस अवार्ड लिस्ट में शामिल कर लिया गया और सचिन तेंदुलकर वो पहले शख्स बने जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा एक और चेंज भारत रत्न को लेकर किया गया। दरअसल 1954 में ही जब इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब इसमें ये रूल था कि ये उसी आदमी को दिया जाएगा जो जिंदा है। लेकिन 1955 आते आते इस रूल को भी बदलकर मरणोपरांत कर दिया गया, यानी कि मरने के बाद भी भारत रत्न दिया जा सकता है। बस तब से लेकर अब तक कई ऐसे लोगों को भी अवार्ड दिया गया है जो जिंदा नहीं है, लेकिन अब तक केवल 49 लोगों को ही ये अवार्ड दिया गया। इसमें पहली महिला के तौर पर इंदिरा गांधी का नाम आता है, जिन्हें 1971 भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि विदेशी शख्सियत को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। तभी तो 1980 में मदर टेरेसा को भी ये सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो भाई भारत रत्न से सम्मानित लोगों का आंकड़ा फिर भी बेहद कम है। जानते हैं इतने कम लोग क्यों? दरअसल इस अवार्ड को देने का भी प्रोसेस होता है, कई रूल्स होते हैं, कई लेवल पर लोगों के योगदान को देखा जाता है और तब कहीं जाकर ये प्रेस्टिजियस अवार्ड किसी सितारे की झोली में आता है। सबसे पहले तो भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने का प्रोसेस पद्म अवार्ड से बिल्कुल अलग होता है। इसमें यह अवार्ड किसी भी ऐसे आदमी को दिया जा सकता है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का गौरव बढ़ाया हो, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या कम्युनिटी से क्यों ना हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत रत्न देने की सिफारिश खुद प्रधानमंत्री करते हैं। हालांकि ये सिफारिश किसी फॉर्मल तरीके से नहीं की जाती, मगर हाँ ये जरूर है कि पीएम की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है और राष्ट्रपति इस सम्मान को देते हैं।
इस बीच जब भारत रत्न मिलने वाली शख्सियत का नाम तय होता है, तब भारत सरकार राजपत्र के जरिए इसका नोटिस जारी करती है और फिर आता है वो दिन जब ये अवार्ड सम्मानित शख्स को दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होती है, जहां सम्मानित शख्स को प्रेजेंट रहना पड़ता है। फिर जब उनका नाम और अपने क्षेत्र में किए गए उनके इम्पेकेबल वर्क से लोगों को अवेयर कराया जाता है, तभी ये अवार्ड उस शख्स को भी हैंड ओवर किया जाता है। इवन खुद इंडियन प्रेसिडेंट इस सेरेमनी को कराते हैं और एक एक अवार्ड को अपने हाथों से देते हैं। वैसे बता दें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न किसी न किसी को दिया ही जाए, बल्कि जब सच में कोई डिजर्विंग होता है तभी ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल केवल एक ही भारत रत्न दिए जाए, बल्कि इसकी संख्या 2 से 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा भारत रत्न एक ही साल में देने की इजाजत नहीं है। अब आपका ध्यान इस बात पर भी होगा कि आखिर भारत रत्न में दिया क्या जाता है। तो आपको बता दें कि भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती, लेकिन ये जरूर है कि जब पहली बार भारत रत्न की शुरुआत हुई तो इसका पदक 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण पदक था और इस पर सूर्य बना हुआ था। ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा रहता था और नीचे की तरफ नेशनल सिंबल और सेंटेंस लिखा होता था। और फिर बाद में भारत रत्न के मेडल में बदलाव कर दिया गया और अब जो मेडल दिया जाता है उसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूरज बना दिखाई देता है। इसके अलावा मेडल के किनारे पर भी प्लैटिनम लगा होता है, वहीं नीचे की तरफ चांदी में भारत रत्न लिखा रहता है। जी हाँ, और पीछे की तरफ अशोक स्तंभ और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इस सम्मान के अलावा खास बात यह है कि भारत रत्न होल्डर्स को कई फैसिलिटीज भी मिलती है। सबसे पहले तो उन्हें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह मिलती है। इसका मतलब होता है कि अब सम्मानित शख्स देश के लिए वीआईपी है, यानी सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के बाद उन्हें जगह मिलेगी। बस इसी के आधार पर किसी सरकारी कार्यक्रम का प्रोटोकॉल भी तय किया जाता है और इन खास कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी उन्हें दिया जाता है। एक भारत रत्न होल्डर को जीवन भर के लिए कुछ फैसिलिटीज फ्री में भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए वो रेलवे की ओर से हमेशा के लिए मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, और रेलवे ही क्यों, हवाई जहाज में भी उनकी ट्रैवलिंग का कोई पैसा नहीं लगता। जी हाँ, इसी तरह अगर वो किसी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें उस राज्य का स्टेट गेस्ट माना जाता है। ऐसे में यात्रा के दौरान रहने से लेकर सेफ्टी, सिक्योरिटी, तमाम तैयारी स्टेट को करनी होती है। साथ ही साथ उनके परिवार को भी ये तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं। अब देखिए, ट्रैवलिंग के अलावा सम्मानित शख्सियत डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का भी हकदार होता है। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मतलब वो पासपोर्ट जो कि सिर्फ डिप्लोमैट्स या टॉप सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट के तहत एयरपोर्ट पर अलग इमिग्रेशन काउंटर से लेकर वीआईपी लाउंज जैसी सुविधाओं का लुत्फ उठाने का मौका भारत रत्न होल्डर को दिया जाता है और उन्हें सिक्योरिटी चेक में भी छूट मिलती है। लेकिन कुछ चीजों का ख्याल उन्हें भी रखना होता है, जैसे कि इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर जरूर लिखवा सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। खैर, अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की, जिन्हें इस साल भारत रत्न से नवाजा गया है। इन्हें भी मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है और इसकी अनाउंसमेंट इनकी 100वीं जयंती पर किया गया है। आप में से शायद कई लोग इनके बारे में खास जानकारी ना रखते हो, लेकिन ये शख्सियत एक समय पर बिहार के फेमस फ्रीडम फाइटर, टीचर और पॉलिटिशियन रहे हैं। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे अपने संकल्प से कभी हटे नहीं। यहाँ तक कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर के रूप में 1977 से 1979 तक राज्य की सत्ता को संभाला भी था और अपने कार्यकाल में पब्लिक लीडर के रूप में कई बड़े कामों को अंजाम दिया था। अब आप ये कह सकते हैं कि लालू, नीतीश, रामविलास जैसे कई नेता इनकी ही उंगली पकड़कर पॉलिटिक्स के कई सियासी दांव पेच सीखे थे। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान ऐसा प्रभाव छोड़ा था कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर की तूती बोलती थी। कुछ लोग इन्हें पसंद करते थे, कुछ नापसंद करते थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो इनका परिचय ना जानता हो। इसी का नतीजा भी रहा है कि अपने पॉलिटिकल करियर में ये कभी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे तो कभी चीफ मिनिस्टर, कभी एमएलए तो कभी ऑपोजिशन के पावरफुल लीडर, जिन्होंने लोगों के अधिकार के सत्ता पक्ष तक को ललकारने में कोई कमी नहीं दिखाई। वे बिहार की पॉलिटिक्स में
गरीबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे और अपनी इसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के चलते लोगों के बीच अमर हो गए। हालांकि इतने समय तक ये इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गए, लेकिन अब जाकर इनके कामों को रिकॉग्निशन मिली है और भारत रत्न उनके नाम किया गया है। हालांकि इस सम्मान को देखने के लिए वो आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने उनका कहना है कि 36 सालों की तपस्या का परिणाम है और वो इस फैसले से बहुत खुश है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। अब इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।